हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में, लेकिन एक नए सेक्शन के बारे में। हमने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है और बेसिकली किन किन कैटेगरीज में ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है। तो मैं अपने सारे नए लिसनर्स के लिए फिर भी एक बार छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में। तो बेसिकली ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता है कि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो जो ट्रेडमार्क एग्जामिनर है वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें वो अपने रीजन देते हैं कि आपको ट्रेडमार्क क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसको हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन बोलते हैं या एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोलते हैं। और जब स्टेटस चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टेड में, अब ये मेनली तीन तरीके के होते हैं। सेक्शन 11 जो सिमिलैरिटी बेस्ड पे होता है, सेक्शन 9 जो एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल होता है। तो सेक्शन 9 के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सेक्शन 91A जो हमने पहले डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि आप रेफर कर सकते हैं अगर आपका सेक्शन 19 में ए में ऑब्जेक्शन आया है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है सेक्शन 91B के ऑब्जेक्शन के लिए। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, हमारा बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि सेक्शन 19B का ऑब्जेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क का ये जो सेक्शन 9 होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। मतलब कि ये सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्लियर करने के लिए। जैसे कि सेक्शन 11 में जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उसमें आप अपनी ट्रेडमार्क में जो भी फर्क है और साइटेड मार्क में और अप्लाइड मार्क के डिफरेंसेस हाईलाइट करते हैं, तो आपका इजीली सेक्शन जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन सेक्शन 91A और 91B बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन होते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल होते हैं। अब ये एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल क्यों होते हैं? क्योंकि आप ये देखें कि सेक्शन 91B बोलता क्या है। सेक्शन 91B बोलता है कि द ट्रेडमार्क्स विच कंसिस्ट ऑफ exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or time of production of goods or service, तो उस चीज को ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन सेक्शन है जो बोलता है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क जिससे हमें पता लग रहा है कि वो किस टाइप का है, क्या क्वालिटी है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, तो उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आपको इस सेक्शन को पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगी। तो बेसिकली काइंड का क्या मतलब होता है? जैसे सपोज करें कि आप एक पानी की बॉटल के लिए ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, मिनरल वाटर के लिए, और आप उसका नाम रख देते हैं नीर। तो नीर का क्या मतलब होता है? नीर का मतलब तो पानी ही होता है। ये एक कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, तो इस पे तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज कॉमन होती है, अब पानी को तो सब पानी ही बोलेंगे ना, किसी भी भाषा में पानी ही बोलेंगे, तो आपको वो मोनोपोली राइट तो उस पर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वो काइंड टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको नहीं यूज करने होते हैं। तो इसीलिए जो इस टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं, शुगर फ्री, ये एक बैड ट्रेडमार्क है क्योंकि वो कभी भी डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर नहीं कर पाएगा। आप अगर आपको कभी आप माने कि आपको किसी इस टाइप के ट्रेडमार्क पे रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, तो वो एक्सक्लूसिव राइट कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज का जो नाम है अगर आपने वैसा ही नाम रखा है तो वो उस पे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। और इसके सेकंड पार्ट पे अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको काइंड समझ आ गया होगा। क्वालिटी पे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी, अब मैं दोबारा से सेम ही एग्जांपल रिपीट करूंगी। जैसे कि आप पानी का नाम नीर नहीं रख सकते। क्वालिटी का मतलब है कि जैसे कि आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप सपोज करें बेवरेज का, मिनरल वाटर का ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं और आप उसका नाम रख रहे हैं शीतल नीर या निर्मल नीर या साफ जल, ये सारी चीजें बता रही हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, साफ है, निर्मल है, शीतल है। तो ये सब चीजें क्वालिटी की हैं जो नॉर्मल मार्केटिंग लैंग्वेज में कोई भी यूज करेगा कि उसका पानी फिल्टर्ड है और बहुत अच्छा है, क्वालिटी में उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजों पे आपको मोनोपोली राइट तो कोई भी नहीं देगा ना। और ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि आपको जो चीज आपने ट्रेडमार्क के लिए फाइल करी है वो कोई और यूज ना कर पाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप इतने सिमिलर से, कॉमन से वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत कॉमन है,
तो उस पे अगर आपको मोनोपोली राइट नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है कि आप अगर काइंड के लिए फाइल करते हैं या क्वालिटी के लिए फाइल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी चीज में पता लगती है, तो आपको उस पर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो जब आप फ्यूचर में भी कभी ट्रेडमार्क करें तो 91B का बहुत ख्याल रखें कि अगर आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल भी है तो जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। अच्छा जी, इसका तीसरा पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं, क्वांटिटी। अब सपोज करें कि आप दोबारा से उसी एग्जाम्पल को मैं एक्सटेंड करती हूँ सो दैट कि आपको बेटर समझ आए कि आप निर्मल नील तो नाम नहीं रख सकते, वो क्वालिटी का पार्ट है। और आप अगर ऐसे लिखें उसमें कि आपने मिनरल वाटर की बोतल निकाली है 100 ml की, तो आप कह रहे हैं कि 100 ml नीर, तो वो भी क्वांटिटी बता रही है उसकी, वो आप नहीं कर सकते। 1 kg चना, ये आप नहीं रख सकते। तो इस टाइप के वर्ड से आपको परहेज करना चाहिए। अब इसके चौथे पार्ट पे आते हैं, इंटेंडेड पर्पस। मतलब जैसे कि पता लग रहा है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, इंटेंडेड पर्पस का मतलब जैसे कि आपका ट्रेडमार्क बिल्कुल बता रहा है चिल्ला चिल्ला के ऑडियंस को कि क्या आप काम करना चाहते हैं। जैसे सपोज करें कि आप काम करते हैं अकाउंटिंग का और आप नाम रखना चाह रहे हैं अकाउंटिंग स्टोर। तो अकाउंटिंग स्टोर कोई भी एक ऐसा वर्ड जो भी एक नॉर्मल इंसान सुनेगा कि अकाउंटिंग वर्ड है, तो अकाउंटिंग का ही काम है और आप बता भी रहे हैं अकाउंटिंग स्टोर, तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में आ जाएगा। आपका पर्पस पता लग रहा है। तो हमें इस तरीके के ट्रेडमार्क नहीं चुनने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स होते हैं, इनकी कोई इनहेरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं होता, कोई ऐसा चीज नहीं होती, कोई इसमें क्रिएटिव एलिमेंट नहीं होता कि जिसकी वजह से आपको ट्रेडमार्क मिले। ट्रेडमार्क हमेशा यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। अच्छा, उसका दूसरा, अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी वैल्यू पता लग रही है, इतने रुपीस, इतने लीटर, ये सब चीजें आपको नहीं यूज करनी होती ट्रेडमार्क्स में। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ज्योग्राफिकल ओरिजिन। कई लोग जो होते हैं वो अपने ट्रेडमार्क में स्टेट का नाम लिख देते हैं, कि जैसे रेस्टोरेंट का नाम रख दिया दिल्ली दरबार। वो आपको फिर भी ट्रेडमार्क मिल सकता है, पर आप पर उसका 91B का ऑब्जेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट का नाम है, वो आपको कभी भी एक्सक्लूसिवली यूज करने के लिए नहीं दी जा सकता। तो आपको फिर उसमें आर्ग्यूमेंट उस तरीके से लिखने पड़ेंगे कि आप दिल्ली पे क्लेम ही नहीं कर रहे हैं और दिल्ली दरबार को हमेशा साथ में यूज करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आप किसी और को, अगर कोई दोबारा से आप ही के जैसा दरबार की जगह नाम रख ले, दिल्ली दरबार खान, तो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें 91B टाइप के ट्रेडमार्क्स कभी रखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जी, अब ये हमें समझ आ गया है कि 91B का ग्राउंड होता क्या है और इस पे किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। अब सपोज करें कि अब हमने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया और ये ऑब्जेक्शन आ गया, तो अब हम कर क्या सकते हैं। तो अब इसका हम सब क्लॉज पढ़ते हैं। तो सब क्लॉज बोलता है कि एक्सक्लूसिवली अगर कोई मार्क ऐसा है, तो यहाँ वर्ड एक्सक्लूसिवली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या चीज करनी है, आपने वो पॉइंट हाईलाइट करना है कि एक्सक्लूसिवली नहीं कर रहा, इट्स काइंड ऑफ कि डायरेक्टली रेफर नहीं कर रहा, बट सजेस्ट कर सकता है समझ आने के लिए। तो उस टाइप के फीचर्स आपको अपने मार्क में हाईलाइट करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर इससे बचने का तरीका क्या है। सपोज करें आपने ट्रेडमार्क फाइल करा और आप उसको बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, मतलब लाइक 7-8 साल से या 10 साल से, तो आप उसके इनवॉइसेस लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अब ये ट्रेडमार्क जो है हम इतना यूज कर चुके हैं कि जो कॉमन आदमी है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि ये किस चीज का है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे बुक माई शो। जैसे बुक माई जो है एक एक्टिविटी का नाम है, तो इसलिए उस पर एक्सक्लूसिव राइट बुक माई शो को भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन ट्रेडमार्क उनका रजिस्टर्ड है। शुगर फ्री पे ट्रेडमार्क उनका रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये मार्क कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये प्रीमाइस लेते हैं कि एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस का, कि वो इतना ज्यादा मार्केट में उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इतने ज्यादा लोगों के पास वो मार्क पहुंचा है कि अब वो मार्क जो है उसका जो कैरेक्टर है वो उस चीज से ही एसोसिएटेड है। मतलब आप शुगर फ्री को अब शुगर फ्री एज अ क्वालिटी नहीं देखते, या एज अ उसका जो है क्वांटिटी या क्वालिटी टाइप या काइंड की तरह नहीं दिखता है, पर आपको ये पता है कि हाँ शुगर फ्री प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो मतलब उसने एक डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर कर लिया। तो इसका यही एक आर्ग्यूमेंट बचता है कि आप एफिडेविट लगाएं और एफिडेविट में अपने इनवॉइसेस लगाएं। ठीक है,
तो ये सब चीजें होती हैं। तो 91B जो है बहुत ही डिफिकल्ट ऑब्जेक्शन होता है, तो इसलिए आपको ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले ही ट्राई करना चाहिए कि आप 91B के परव्यू में बिल्कुल ना आए। तो कभी आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल भी हो तो आप ये सोचें कि भाई फाइल कर देना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। आपको हमेशा एक लीगल ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। खैर, अगर 91B का ऑब्जेक्शन आई है तो आप हाईलाइट करें अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ट्राई करें, अगर आपने लोगों के साथ फाइल किया है फिर भी आपके कुछ चांसेस होंगे इसमें मिलने के। और यूनिक फीचर आइडेंटिफाई करें, अगर कोई टैग लाइन है तो उसको हाईलाइट करें, अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन है तो उसको हाईलाइट करें, प्रीवियस एग्जांपल्स दें। और अगर आपका 6 साल 5 साल या 7 साल का कोई यूज है तो यूजर एफिडेविट लगाएं, नोटराइज्ड कॉपी लगाएं, उसके साथ यूज के सारे एविडेंस लगाएं, मार्केटिंग मटेरियल लगाएं, वेबसाइट डिजाइन लगाएं और अपना एक वो बनाएं। और वैसे तो एडवाइजेबल यही है क्योंकि बहुत ही ट्रिकी ऑब्जेक्शन होता है, तो आप हमेशा एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके ऑब्जेक्शंस और आपका नाम जो है, क्या अप्लाई किया है, उस पर सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन क्यों आया है, वो क्लियर होगा या नहीं होगा, वो हम आपको बता देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं आना होता है और तब भी एग्जामिनर वो ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। तो आप हमें लिख सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर के साथ मेल info@company360.in पर, या हमें मैसेज कर सकते हैं नंबर पर 8800926752 पर। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, और जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडमार्क के दूसरे प्रोसेसेस पर।